वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, इस सेट में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर और व्याख्या दिया गया है। व्याख्या से आपके काफ़ी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इसलिए व्याख्या को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। और इस सेट से आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चले दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकार यानी जिलों में विभाजित किया था, तो ये सही बात है दोस्तों। प्रत्येक सरकार को कई प्रांगणों में बांटा गया था, तो ये भी सही बात है दोस्तों। सिकंदरान सरकार का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था, तो हाँ ये भी होते थे। और मुंसिफान दीवान मामलों का न्याय करता था, तो हाँ ये भी करते थे। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा उपयुक्त में से चारों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि शेर शाह का प्रशासन मध्यकाल का सबसे सुव्यवस्थित प्रशासन माना जाता है। उसने भू राजस्व के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई और चांदी का रुपया चलाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे इन ऑप्शन में से जो सूचित अच्छा आंसर है वो यह है कि इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना, ये सही उत्तर है यहाँ पे इन प्रश्नों में से। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीएसी में कुल 22 सदस्य होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और 15 जो होते हैं लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। ये सभी बातों को आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो दोस्तों यह होता है मेरुरज्जु में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, हाथ अचानक पीछे हट जाता है। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है ताकि प्रतिक्रिया बहुत तेज हो सके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार पाया जाता है। तो दोस्तों यह पाया जाता है भभुआ यानी कैमूर में। ये आपको याद रखना है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से कैमूर यानी भभुआ बिहार का सबसे वनाच्छादित जिला है। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण और तीसरे स्थान पर रोहतास है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1859 के प्रसिद्ध नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी। तो दोस्तों यह हुआ था नदिया जिले से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी शुरुआत नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुई थी। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों के दुखों का वर्णन किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली घटनाएं कौन सी है। तो यहाँ पृष्ठ तनाव के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्षा की बूंदें का गोलाकार होना, ये पृष्ठ तनाव की घटना है दोस्तों। शेविंग ब्रश के बालों का पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपकना, ये भी पृष्ठ तनाव की घटना है। गर्म सूप का ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगना, ये भी पृष्ठ तनाव की घटना है। और मच्छर के लार्वा का पानी की सतह पर तैरना, ये भी पृष्ठ तनाव की घटना है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तरल पदार्थ की अपनी सतह के क्षेत्रफल को कम से कम करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए गर्म सूप जीभ पर अधिक फैलता है और स्वादिष्ट लगता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर मतदान की सूची शामिल है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये भी शामिल है, और संसद और विधायकों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देता है, ये भी शामिल है। यानी ये तीनों शामिल है। तो आखिरी जो हो गया पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन, ये शामिल नहीं है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें जो है दोस्तों साइनोकोबालामीन इसका नाम होता है रासायनिक नाम, और कोबाल्ट पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B12 रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। यह केवल मांसाहारी भोजन और दूध में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों यह था बिहार बंधु। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह 1872 में कलकत्ता में और 1874 में पटना में केशव राम भट्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में मोह असंबद्धता किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों यह होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित होता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच संक्रमण क्षेत्र को महो असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और कोर के बीच पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 के चुनावों के बाद बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्री परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पहले मोहम्मद यूनिस ने आंतरिक सरकार बनाई थी। वे बिहार के पहले मुख्य प्रधानमंत्री कहलाए उस समय के पदनाम के अनुसार, लेकिन कांग्रेस की पहली मंत्रिपरिषद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जुलाई 1937 में बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में बोला गया है, तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये सही बात है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी सही बात है, और यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है, ये भी सही बात है। तो इस प्रश्न का गलत उत्तर जो हो जाएगा, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ये गलत बात है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की समानता कमी होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी और सर्वग्राही समूह कौन सा है? तो रक्त समूह की खोज जो किया गया था यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था, और ये जो है सर्वग्राही जो है सबका रक्त जो ले सकता है वो AB होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लैंडस्टीनर ने
ABO रक्त समूहों की खोज की और AB रक्त समूह सर्वग्राही है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बांका जिले के मंदार पर्वत पर किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बौंसी मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार पर्वत की तराई में इस मेले का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन इसी पर्वत पे हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बेकेलाइट और टेफ्लॉन क्या है? तो बेकेलाइट और टेफ्लॉन जो है दोस्तों यह है संश्लेषित बहुलक। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका उपयोग स्विच बनाने में होता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है 10वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की कृषि जलवायु जोन के अनुसार बिहार को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसे बांटा गया है टोटल 3 जोन में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार को 3 मुख्य जोन उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण में बांटा गया है। दक्षिण जोन को कभी कभी 2 उप जोन 3A और 3B में विभाजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने आर्य समाज 1875 की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो यह आवश्यक शर्त है दोस्तों कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये सही होता है, और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से ज़्यादा इस प्रश्न के आंसर मिल रहे हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि TIR के लिए A और B दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर और मिर्ग मरीचिका कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों यह है पूर्णिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे पूर्णिया बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 में हुआ था, इनके मुख्य नेता थे सिंधु और कान्हू। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों यानी दामिने को में हुआ था। चांद और भैरव भी इनके भाई थे जो इसमें शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के दौरान जो लाभ होता है दोस्तों यह होता है ऋणी को, यानी डेबिटर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चूंकि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है इसीलिए कर्ज लेने वाले व्यक्ति को वास्तविक रूप से में कम मूल्य वापस करना पड़ता है, निश्चित आय वर्ग को नुकसान होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और मध्य रेखा पर वास्तविक होते हैं? तो वह चरण है दोस्तों मेटाफेज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेटाफेज में गुणसूत्रों की कोशिका के केंद्र पर एक कतार में आ जाते हैं, इसीलिए वे दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
बिहार में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर मात्र 2 शामिल हैं। वे कौन कौन हैं? तो महाबोधि मंदिर समूह बोध गया जो कि 2002 में शामिल किया गया था, और नालंदा महाविहार का पुरातत्विक स्थल जो कि 2016 में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा और विष्णुपद मंदिर ये दोनों विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दोनों। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्तमान में जो केवल 2 ही स्थल यूनेस्को की मुख्य सूची में शामिल है, महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल किया गया था और नालंदा महाविहार 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था बांकीपुर पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपको कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन बिहार में हुए हैं वे आपको याद रखना है, उससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए उस टॉपिक को भी आपको एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख के जाना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पंचपन पहाड़ी स्थित है जहां हाल ही में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों वह स्थित है नालंदा राजगीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक पंचपन पहाड़ी है। बिहार का इतिहास और भूगोल BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 39 का ए के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था ताकि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है लाइजोसोम को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाइजोसोम पाचक एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइजोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में 3 कठिया प्रथा के तहत नील की खेती भूमि के कितने भाग पर करना अनिवार्य था? तो दोस्तों यह 3/20 भाग पर करना अनिवार्य था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद समाप्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अन्नाईमुड़ी यानी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल में स्थित है। ये आपको याद रखना है और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए इस प्रश्न को आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है एडम स्मिथ को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है भागलपुर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर अपने स्तर
तसर रेशम के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह सामान्य वयस्क का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, ये आपको याद रखना और यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके महासचिव थे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैमूर अभयारण्य बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। वाल्मीकि बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों धातु से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए धातु से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर देख लें। तो यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। यहाँ पित्तल से आप ट्रिक से यूज कर सकते हैं, पित्तल को करिए पिताजी, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे तांबा टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है दोस्तों यह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भाग 20 में वर्णित है और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तो दोस्तों यह किया गया था 5 जून 1974 को। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना के गांधी मैदान में उन्होंने तात्कालीन केंद्र सरकार के विरुद्ध यह ऐतिहासिक नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है दोस्तों यह लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दूध के विशिष्ट घनत्व को मापकर शुद्धता का पता लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ एस्पिरिन की बात कही जा रही है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक दर्द निवारक और ज्वारनाशक दवा है। विज्ञान के ऐसे प्रश्न बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों वह है शुक्र। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि शुक्र के वायुमंडल में CO2 की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा होता है, जिससे यह सूर्य के सबसे करीब ना होने के बावजूद सबसे गर्म है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों यह काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह है 445 किलोमीटर। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी बिहार में चौसा यानी बक्सर से प्रवेश करती है और लगभग 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि
बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो वह नेता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1950 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1950 में भारतीय रेलवे को पूरी तरह से सरकार के अधीन कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वह है गुरु शिखर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और आरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पायराइट का विशाल भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है रोहतास आमझोर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास का आमझोर क्षेत्र पायराइट के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मिट्टी चूना प्रधान होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों यह दिया गया है अनुच्छेद 110 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से और अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था धर्मपाल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है अस्कर्विक रोग और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोयला उत्पादन के मामले में भंडारण की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह राज्य है झारखंड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ या उड़ीसा शीर्ष पर हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक कोयला भंडारण झारखंड, झरिया, धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वह है सोमेश्वर किला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 880 मीटर है। यह शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वह थे मेगास्थनीज जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में
कास्टिंग वोट या निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों यह लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 100 के तहत यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं तब अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किस भौतिक घटना के कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों यह दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कण नीले रंग का सबसे अधिक बिखेरता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस जो होता है वह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी ऑप्शन बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, अतः उत्तर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों यह थे जयराम दास दौलत राम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वे 15 अगस्त 1947 से जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों यह है इंदिरा गांधी नहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे मुख्य रूप से राजस्थान की मरुभूमि को सिंचित करने के लिए सतलुज और व्यास नदियों के संगम हरिके बैराज से निकाला गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है कि वाट। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है वाट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था दोस्तों भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया ताकि कंपनी की आय सुनिश्चित हो सके। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? तो इसके भीतर जो मुख्य स्थान होता है वो होता है राइबोसोम का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैठक राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता हमेशा स्पीकर यानी या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 7.4 यानी हल्का क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था चंपारण से, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में नील की खेती यानी 3 कट्ठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो उस नदी का नाम है कोसी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अपने मार्ग बदलने की प्रवृत्ति और विनाशकारी बाढ़ के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1764 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 का ए के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है शिवहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शिवहर जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो बिहार में सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों यह जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मानव निर्मित जलमार्ग उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है और समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के अनुसार यूनानी दूत मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो दोस्तों इन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण और सभासद, ये 7 लोगों में डिवाइड किया था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 1929 में यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनपुर मेले के अवसर पर इसका गठन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सचिव थे। यह संगठन किसानों के अधिकारों के लिए बिहार का सबसे शक्तिशाली मंच बना। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की गंडक नदी को नेपाल से किस नाम से निकलती है और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार की गंडक नदी जो है यह नेपाल के जो शहर है उस जगह का नाम है दोस्तों सालग्रामी और वाल्मीकि नगर। यहाँ से ये निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर से। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक को नेपाल में सालग्रामी और मैदानों में नारायणी कहा जाता है। यह पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नियम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे और जड़त्व का नियम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सस्टेनेबल स्टील लोहा क्रोमियम और किस धातु का मिश्र धातु है? तो दोस्तों यह है निकेल का मिश्र धातु। लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है सस्टेनेबल स्टील। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुख्य रूप से इसमें लोहा, क्रोमियम और जंग लगने के कारण और निकेल मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन
हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? तो दोस्तों यह होता है अग्नाशय से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है और 0 का मतलब पूर्ण समानता और 1 का मतलब पूर्ण असमानता होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध मंजूषा कला मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है अंग क्षेत्र यानी भागलपुर से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे सर्प पेंटिंग भी कहा जाता है और यह बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? दोस्तों इससे भी आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए इसे आपको याद रखना है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह जोड़ती है स्वेज नहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1869 में बनकर तैयार हुई इस नहर ने यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को बहुत कम कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र और उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र जो होता है वह होता है D2O और इसका उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इसका व्याख्या आप देखेंगे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहा जाता है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में चोरी चोरा कांड के समय 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसा के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में आंदोलन वापस ले लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसमें लोहा होता है और यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है लौह ऑक्साइड के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लौह तत्वों के व्यापक प्रसार के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन पानी सूखने पर यह पीली दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है सहरसा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुल साक्षरता में पूर्णिया सबसे पीछे है, लेकिन महिला साक्षरता में सहरसा 41.68% सबसे पीछे है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है
जिनेवा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन वक्ता और तैरने के नियम से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों वहाँ से मेन रूप से वीर कुंवर सिंह ने किया था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने भी वहां का नेतृत्व किया था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से ज़्यादा इस प्रश्न के आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि मुख्य नेता जो जगदीशपुर के थे वो बाबू कुंवर सिंह थे, लेकिन उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी उनके बाद नेतृत्व संभाला था। चूंकि दोनों का गहरा संबंध था, बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार ई एक सटीक उत्तर हो सकता है यदि प्रश्न की प्रवृत्ति विस्तृत हो। हालांकि मुख्य उत्तर हमेशा कुंवर सिंह ही रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के पहले साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों उस साहित्यकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्हें 1972 में उनकी कृति उर्वशी के लिए यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला था। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम उत्तक का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वह जल और खनिजों का परिवहन करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कठोर जल में झाग ना बनने का मुख्य कारण क्या है? तो कठोर जल में झाग ना बनने का मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये लवण साबुन के साथ मिलकर एक अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं जिससे झाग नहीं बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील को हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह शामिल किया गया है रामसर स्थल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल आर्द्रभूमि है। यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसके द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने वाला प्रमुख राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? तो वह मंडल है क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बादल, वर्षा, तूफान जैसी सभी गतिविधियां इसी परत में होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 100वां क्वेश्चन भी पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस सेट से आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर से ज़रूर देख लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।